अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर और आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन, और ये वीडियो उस स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल होने वाली है जो जिन्होंने अभी तक इंटर में यानी उन्होंने पढ़ी है बायोलॉजी, और उनके लिए चीज़ थोड़ी सी न्यू है लेकिन इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन यानी उसको समझने की कोशिश करेंगे ये होती क्या है और इसको जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज है ना, जिस तरह हमने डेरिवेशन में कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़े थे, तो इसी तरह इसके भी कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनको और बेसिक रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसमें इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल करके एक ही लेक्चर के अंदर मैं इनको इकट्ठा कर लूँ ताकि इसमें आपके लिए परेशानी ना हो और बिल्कुल इजी वे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ना माइंड में लाना है इससे जो प्रीवियस टॉपिक है वो है डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन भी आप जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक गिवन फंक्शन गिवन होता है, यानी क्या लें कि एफ ऑफ एक्स, लेट्स सपोज हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव हम उसका जब लेते हैं तो एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लेते हैं, यानी वो वेरिएबल्स के हिसाब से हम देखते हैं। तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास क्या 2x, कांस्टेंट का 0 होता है, लिखें ना लिखें। ये तो होगी हमारे पास कि हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं। इसी का जो उल्ट प्रोसेस होता है ना वो होता है इंटीग्रेशन। इसी का जो उल्ट प्रोसेस होता है वो क्या है, इंटीग्रेशन। इसके नाम से ही जाहिर होता है एंटी डेरिवेशन है। यानी इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमें एक फंक्शन डेरिवेटिव दिया जाता है और उससे हमने उस फंक्शन को फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि डेरिवेटिव में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाता है, इसको भी छोड़ दें, एक हमारे पास फंक्शन दिया जाता है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इस तरह। जबकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हमें बस डेरिवेटिव दिया जाता है और डेरिवेटिव से हमने उसका जो फंक्शन है ना जिसका वो डेरिवेटिव है वो हमने फाइंड करना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल उल्ट प्रोसेस होता है किसका, डेरिवेटिव का, और इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेशन कहते हैं या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। द टेक्निक और मेथड, वो मेथड या टेक्निक जो कि यूज़ होती है, यूज्ड टू फाइंड सच अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हुज डेरिवेटिव इज़ गिवन, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन हो। जो एक डेरिवेटिव दे दिया जाएगा उसका हमने सिंपल क्या करना है, फंक्शन फाइंड करना है जिसका वो डेरिवेटिव होगा। और ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का क्या होता है, बिल्कुल उल्ट प्रोसेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेशन या फिर इंटीग्रेशन हम इसको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल और डेफिनाइट इंटीग्रल। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रल के लिहाज से देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह इसको लिखा जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव वो गिवन है, वो ये है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। यानी ये जो फंक्शन हमारे पास, यानी जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन गिवन होगा इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। ये हमारे पास इंटीग्रैंड होगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल वेरिएबल जो होगा ये हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रल, और जो हमारे पास जवाब आएगा वो है ये एफ ऑफ एक्स, ये वो फंक्शन होगा जिसका ये डेरिवेटिव था। ठीक है, तो इसको ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल और ये कांस्टेंट। अब ये इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कांस्टेंट लगाने का मकसद क्या होता है। बेसिकली जो इंटीग्रेशन होती है ना, इंटीग्रेशन क्या किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये एरिया, लेंथ वगैरह इस तरह की चीज़ों को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी फिगर हो सकती है। ठीक है, अब ये एक फिगर ले लें। अब क्या लें कि हमने कोई इसका ना एरिया फाइंड करना है, किसी भी फंक्शन की क्या फिगर हो सकती है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास
एरिया जो होता है ना वो हमें इस तरह भी हो सकता है कि जब हम निकालें जवाब तो हो सकता है वो ये एरिया टोटल है लेकिन वो इतने हिस्से को दिल करे छोड़ दे, या फिर एरिया ज़्यादा का निकाल दे। तो वो कैसे हम उसकी हम क्या लेके करेक्शन करते हैं, उसके लिए हम ये कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हमने एरिया जो गिवन जो हमारे पास जो होगी सरफेस होगी उससे कम निकाला है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एरिया ज़्यादा हमने निकाल लिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफ़ाइन लिमिट्स नहीं होती, इसमें हमारे पास कोई लिमिट हमें डिफ़ाइन नहीं की जाती, तो पता नहीं होता इसकी हदूद क्या है, इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, कांस्टेंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कांस्टेंट अगर मैंने बताया अगर एरिया हमने कम फाइंड कर लिया है, गिवन जो एरिया होगा उसके यानी जो हमारे पास एक्चुअल एरिया होगा उससे हमने कम फाइंड कर लिया है, तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दिया जाएगा सी को। और अगर फ़र्ज़ करें हमने ज़्यादा फाइंड कर लिया है या जवाब उससे ज़्यादा होगा तो वो सी क्या करेगा, उससे माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें एक और चीज़ देख लें कि कांस्टेंट लगाने का मकसद क्या होता है। अब देखिए जब हमने डेरिवेटिव हासिल किया, मसलन ये हमारे पास इसी फंक्शन को लेते हैं, कहता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी जगह कोई भी 4 5 6 कुछ भी होता, मैं इधर 7 कर देता हूँ या 10 कर लेता हूँ, कुछ भी करूँ उसका जवाब यही आता है। अब इंटीग्रेशन करने से हमारे पास फंक्शन तो आ जाता, इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये फंक्शन तो आ जाता, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसके साथ कौन सा कांस्टेंट है। कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा ना, तो वो हमें किससे पता चलेगा, इस कांस्टेंट की वजह से हम इसको देखते हैं। अब इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट होता तो इसका जवाब यही आना था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास यही ऑप्शन होती है कि इधर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं जो कि हमें इस कांस्टेंट के बारे में बताता है। ये कांस्टेंट अगर फ़र्ज़ करें हाली सिर्फ 2x स्क्वायर होता, हाली सिर्फ x स्क्वायर होता तो फिर भी इसका आंसर यही आता, तो उस सूरत में क्या होता, जो c है वो 0 हो जाता, सिंपल। तो ये हमारे पास हो गया कि इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, और ये इसकी आपको क्या लेके थोड़ी सी मैंने जो यूजेज होता है ये बेसिकली उसका मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की। तो डेफिनाइट इंटीग्रल भी इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, हमारे पास एक फंक्शन दिया जाता है, उसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास। अच्छा, इसको डिफरेंशियल कहेंगे, सेम वही है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास जो इंटीग्रेट हो रहा है वो। और इसमें बस एक चीज़ का फ़र्क आता है कि डेफिनाइट उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें जो हमारे पास जो हदूद है ना, यानी कोई भी हमारे पास जो फिगर होगी वो हमारे पास उसकी लिमिट्स गिवन होगी। मसलन मैं कहता हूँ ये एक हमारे पास फंक्शन है, तो इसका ना अंदर जो एरिया आता है वो हमने फाइंड करना है। मैं कह देता हूँ इसकी जो लिमिट a और b है। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक एरिया क्या है, ये एक फिक्स हो जाता है और इसको हम निकाल सकते हैं आराम से किसकी मदद से, डेफिनाइट इंटीग्रल की, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिट्स गिवन होती हैं। इस वाली को लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। अब जब हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाता है तो इसमें हम c या कांस्टेंट को ऐड नहीं करते, इसमें हमारे पास चूँकि लिमिट्स गिवन होती हैं। तो इस तरह हम इसको जो जवाब आता है या जो हमारे पास फंक्शन आ जाता है उसको फिर इस तरह लिख लेते हैं लिमिट्स। और ये किस तरह होता है, फिर एंड में ये होता है हमारे पास अपर लिमिट ऊपर लिखी जाती है, लोअर लिमिट नीचे लिखी जाती है, अंदर वो फंक्शन जो कि हमारे पास आ चुका है। और इसको नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट होती है यानी उसी फंक्शन में जो अपर लिमिट वाली वैल्यू होती है उसको वो पुट कर देते हैं, और माइनस वो वाली वैल्यू जो कि लोअर लिमिट करने से आती है, तो उन दोनों को माइनस करके हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, इंटीग्रेशन का। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करता चलूँ। बेसिकली ये क्या है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसी के उल्ट प्रोसेस है। डेरिवेटिव में एक फंक्शन होता है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें डेरिवेटिव गिवन होता है और इससे हमने वो फंक्शन फाइंड करना होता है जिसका वो डेरिवेटिव था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो बेसिक रूल है, तो कुछ बुनियादी रूल्स हैं और कुछ फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो डेरिवेटिव में आपने जो फार्मूलाज याद किए हुए हैं उनको आपने एक दफ़ा रिकॉल करना है और फिर इसके बारे में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास एक रूल आ जाता है, वो है कहता है कि इंटीग्रल किसी भी कांस्टेंट की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट क्या होगा, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। और इधर आप कह लें कि कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, लेकिन इधर क्या बच गया, कह लें 1। अब 1 किसका डेरिवेटिव होता है, कोई भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन का अंदर कोई भी वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर वो x के लिहाज से x का वेरिएबल है तो आप x के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से 1 आता है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन है वो z वेरिएबल के साथ है तो आप उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z ही करोगे। अगर थीटा है आपका फंक्शन वेरिएबल जो थीटा है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का उसी के डेरिवेटिव, उसी के जो वेरिएबल के लिहाज से फंक्शन लेते हैं ना, तो वो जो सिंपल तरीन आपके पास डेरिवेटिव होता है ना पावर 1 के साथ, तो उसका आंसर क्या आता है 1। मसलन x का x के लिहाज से 1, थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव, उसका आंसर 1 आता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या 1 लिखो या ना लिखो, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। ये कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये 1 तो इसका हम इंटीग्रल लेंगे, वो क्या होता है x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल का फ़र्ज़ करें हमारे पास x है, ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू x है, तो y डैश यानी y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये c इसके साथ कोई कांस्टेंट था उसके लिए शोर है, और ये जो c1 है ना, ये c1 इसलिए लिखा ताकि इससे ज़रा डिफर हो जाए, और ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूंकि इसमें लिमिट्स नहीं है, आपने गौर करना है, इधर हमारे पास जितने भी इंटीग्रल मैंने लिखे हैं ये हमारे पास क्या है, इसमें लिमिट्स नहीं है, तो ये क्या होंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे। यही फार्मूलाज उसमें यूज़ होते हैं। बस जो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है प्रोसेस सबका सेम होता है ऑलमोस्ट। बस क्या होता है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती और डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो आंसर आ जाता है ना इनडेफिनेट इंटीग्रल तक सेम है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर में क्या आता है, आंसर में हम लिमिट्स लगा लेते हैं, और लिमिट्स का क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना ही फ़र्क है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका, ये रूल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट के जो हमारे पास जो इंटीग्रल होता है उसको कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और बाकी इसके अंदर क्या था, खाली dx यानी 1 dx था। तो x का x के लिए डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसकी जगह जो इधर वेरिएबल, अगर इधर x है तो इसलिए मैंने x लिख दिया, y होता तो मैं इधर y लिख देता, जो सा भी इसमें वेरिएबल होता मैं वो इधर इसके जवाब में आ जाना था। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एक वेरिएबल है या कोई भी फंक्शन है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ ही गिवन हो, कोई भी एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव उसके साथ गिवन हो। पावर को इसमें नहीं हमने देखना, हमने देखना है मसलन इधर लिखा हुआ है x इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। अब इसमें हमने देखना है x को, किसको, x को, और x का फिर डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी इसके साथ ही वो 1 होता है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। अब 1 इधर लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है। तो अगर ऐसा हो कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव और वो फंक्शन एक साथ दिए गए हों किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होगा, हम वही फंक्शन लिख लेते हैं, उसका जो इंटीग्रल जो आंसर होगा वही फंक्शन आएगा, और उसकी पावर में एक जमा हो जाएगा, और वही पावर प्लस करके 1 प्लस करके उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मसलन मैं इधर इसकी मिसाल अगर ले लेते हैं तो ये आ जाता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास फंक्शन था x की पावर 4, ठीक है, और ये आ जाता है dx। अब क्या सीन होता है कि इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है इस फंक्शन का हमने अंदर देखना, फंक्शन के अंदर देखना, तो ये वेरिएबल इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, वो 1 कहीं ना कहीं मौजूद है, तो इसका जवाब आ जाएगा x की पावर
4+1/4+1 प्लस सी या फिर x की पावर 5/5। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब हमने फ़र्ज़ करें आपके पास आपने पेपर में आया है क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास इसके अंदर एक बेनिफिट ये आता है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन असल में क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आ गया, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा इसका ये वाला आ जाना चाहिए, यानी ये वाला फंक्शन आ जाना चाहिए। तो हम चेक करने के लिए यानी पड़ताल के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, x की 5/5, ठीक है। इसका ना मैं लेट कर लेता हूँ, ये हमारे पास y के बराबर है। तो y डैश यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, पावर उतारी, ठीक है, बटा 5 ये वाला, पावर में से कम की, और ये आ जाएगा 4, और फर्दर इस वेरिएबल का डेरिवेटिव x, तो 1 हो जाएगा। ये 5 से कट गया तो ये हमारे पास x की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि ये जो आंसर हमारा आया है, जो इंटीग्रेशन आई है वो ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने देखे ना सेम वही काम किया है, डेरिवेटिव गिवन था, हमने उसका इंटीग्रल फाइंड करके यानी वो फंक्शन फाइंड कर लिया है जिसका ये डेरिवेटिव है, और वो हमने पड़ताल भी कर लिया, ठीक है। तो उससे भी हमारे पास वही डेरिवेटिव हासिल हुआ। तो ये हमारे पास जो है क्या नाम है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं तीसरा रूल है, वो कहता है कि आपके पास कोई भी एक डेरिवेटिव गिवन है बटे में, यानी कोई भी फंक्शन एक गिवन है, फ़र्ज़ करें ये है 1/x। इस तरह के केस का कोई भी हो कि नीचे जो फंक्शन है उसकी पावर क्या हो, 1 हो, और उसके ऊपर ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, उसके ऊपर ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। मसलन ये है 1/x। अब 1 क्या है, x का डेरिवेटिव है, ऊपर ही उसके मौजूद है। तो इस सूरत में क्या होगा, हम इसको लिख लेते हैं log ऑफ x। इसी तरह अगर दूसरा कोई आप कह लें, इसी सूरत में आप कह लें कि फ़र्ज़ करें हमें पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज होता है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कॉज ऊपर है और साइन नीचे है, तो साइन का डेरिवेटिव किधर मौजूद है, उसके ऊपर है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln ऑफ साइन x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट इसमें हमारे पास बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल, जो हमारे पास फंक्शन होते हैं उसके लिए क्या होता है, e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर होता है e की पावर x प्लस 1। अब इसमें एक चीज़ के अंदर ज़रा फ़र्क आता है कि उस डेरिवेटिव जब हम करते हैं तभी e की पावर x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई करती है, लेकिन इधर क्या करेगी, डिवाइड करेगी। मसलन e की पावर 2x होगा ना, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2x क्या होता है, वो तो मल्टीप्लाई करती है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करती है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगी। और इसी तरह इंटीग्रल ऑफ a की पावर x इंटू डी एक्स वो बराबर होगा a की पावर x ओवर ln a। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है साइन का इंटीग्रल ऑफ साइन x डी एक्स, वो बराबर होता है माइनस कॉज x के। ये फार्मूलाज इनको आपने याद करना है, ये जिस तरह हमने डेरिवेटिव फार्मूलाज याद किए थे उनको भी इस्तेमाल किया था, इसमें भी बिल्कुल सेम है। और इसमें आप गौर करेंगे ऑलमोस्ट उल्टी आ रहे हैं, जिस तरह हमारे पास उसमें आ रहे हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के फार्मूला से इधर हम निकालेंगे। मसलन आप क्या नाम है, इंटीग्रल इसमें आ जाता है साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज, कॉज का साइन, सीकेंड स्क्वायर का tan x, कोसीक स्क्वायर का हमारे पास आ जाता है माइनस कॉट x, और सीकेंड x इंटू tan x का हमारे पास इंटीग्रल आ जाता है सीकेंड x, और कोसीक x इंटू कॉट x उसका इंटीग्रल आएगा माइनस कोसीक x प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना जब तक इधर लिमिट्स नहीं गिवन होंगी, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इसी तरह हमारे पास हर tan का जो इंटीग्रल होता है वो ln ऑफ सीकेंड और x, इसके बाद कॉट का जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है वो होती है ln ऑफ साइन। ये हमारे पास असल में रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इनको हमने इस्तेमाल करना है। सीकेंड x ऑफ और इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रल होगा ln ऑफ सीकेंड x प्लस tan x। इसी तरह कोसीक x डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, कोसीक x माइनस कॉट x
प्लस सी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो लास्ट इसमें हमारे आ जाते हैं वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपने ये डेरिवेटिव में फार्मूलाज याद किए थे, अब बिल्कुल ये उल्ट जा रहा है, ठीक है। आपके पास ये 1/√1 - x² बराबर आ गया साइन इनवर्स ऑफ x। इस तरह tan का 1/1 + x² का dx ये बराबर है tan इनवर्स के प्लस c, और इस तरह ये आ रहा है 1/x × x² - 1 ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे सेकेंड इनवर्स के आ रहा है। तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन के उल्टे हैं ऑलमोस्ट फार्मूलाज। और इसमें कुछ थ्योरम भी आपको बताता चलूँ साथ साथ जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वो क्या हैं, वो ये हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी इंटीग्रल है, उसके अंदर कोई कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। आप कह लें कोई भी कांस्टेंट, मैं इधर ना कोई भी इंटीग्रल एक लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है 2x², ठीक है। तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस लॉ के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक आप देख लें, जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आ जाता है, जो कांस्टेंट होगा वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और सिमिलरली इसमें एक और चीज़ होगी कि आपके पास फ़र्ज़ करें इंटीग्रल इस तरह हो, मसलन 2x² + 4 इस तरह करके इंटीग्रल हो, ये dx लगाना साथ लास्ट में। अच्छा, इस तरह अगर सीन हो कि एक से ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो दरमियान में प्लस या माइनस को इस तरह आ गया, तो उसमें क्या करता है, जिस तरह डेरिवेटिव है ना अलग-अलग हो जाता है, इसमें भी इंटीग्रल अलग-अलग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x, ये हमारे पास आ जाएगा 2x² dx अलग हो जाएगा प्लस 4 dx अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल ले, 2x² dx प्लस 4 भी बाहर आ जाए, 1 अंडरस्टूड अंदर होगा, खाली dx क्या होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 वैसे का वैसे ही। अब इसका इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव देखना है, इधर 1 अंडरस्टूड लिखें या ना लिखें बराबर है, तो ये आ जाएगा x³/3, क्योंकि पावर में एक जमा करके ऊपर पावर में भी ऐड करना, उसी नंबर को नीचे डिवाइड भी कर देना, प्लस 4 1 dx, यहाँ वाली dx उसका इंटीग्रल होता है x प्लस c। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 x³ प्लस 4x प्लस c। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। मैंने आपको असल में ना कुछ रूल्स बताए हैं कि अगर प्लस माइनस का या इस तरह का एक से ज़्यादा टर्म्स की सूरत में हमारे पास इंटीग्रल आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है, अलग-अलग आ जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपने सारे फार्मूलाज जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़े हैं उनको आपने ज़हन में रखना, डेरिवेटिव के फार्मूलाज भी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है, ताकि क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के अंदर एक अलग टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। अभी तो बिल्कुल हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, तो लेकिन आपको वो चीज़ें साथ साथ रिकॉल करने के पड़ेंगी। मसला हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ 0x, इंटीग्रल ऑफ 0, ठीक है। तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा, गैस करें। अब देखें, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना किसी भी कांस्टेंट का, मसलन मैं कहता हूँ d(dx)(5), वो क्या होता है 0। इट मीन्स दैट कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका कोई ना कोई जो फंक्शन होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा। 0 का इंटीग्रल यानी वो किसी नंबर का फंक्शन, कोई फंक्शन होगा जो नंबर होगा, हाली कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसका डेरिवेटिव होगा 0, ठीक है। ये हमारे पास किसका आंसर है, 0 का इंटीग्रल। इसी तरह हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब स्क्वायर रूट का हमें पता है ये कितनी पावर होती है, ये होती है 1/2, dx आ गया। अब सेम वही हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला पावर रूल इसको कह लें कि जब हमारे पास इधर 1 गिवन है, लिखें या ना लिखें बराबर है, तो ये आ जाएगा x 1/2 + 1, ऊपर पावर जमा कर देंगे और नीचे भी इसको जमा करके डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ 3/2 ओवर 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, बटे के ऊपर बटा उल्ट गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3
की पावर ये आ जाएगा 3/2 प्लस सी, क्योंकि हमारे पास ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। सिमिलरली हम एक हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास है गिवन tan स्क्वायर ऑफ x dx। तो tan स्क्वायर की इधर देखें, ये सारे टेबल में कोई है फार्मूला नहीं है, ये है फार्मूला tan x का है, tan स्क्वायर का नहीं है। तो इसके लिए हम छोटी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। मसलन हमारे पास फार्मूले गिवन है इन स्क्वायर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में किन किन के फार्मूले गिवन है, इन दोनों में से, ठीक है, सीकेंड के और कोसीक का। तो हम क्या करेंगे, इस tan को सीकेंड में चेंज कर सकते हैं। अब बायो के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताता चलो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के आप अपने फार्मूलाज याद कर लें, ठीक है। तो उसमें आता है सबसे पहले हमारे पास होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा इसमें एक होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसमें से हमने tan निकालना, तो ये 1 जाके उधर क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से एक फॉर्म है, आप ये लाजमी आपको करने पड़ेंगे अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो इसमें हम वही इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें वही थ्योरम यूज़ होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि अब इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सेपरेट हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, हमारे पास इसका इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है tan। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x। अब 1 का x के लिहाज से इंटीग्रल क्या होता है, x आ जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर आ गया। तो देखें इसमें हमने ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अभी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो वो क्या होगा, वो उसको जितना हो सके वो करेंगे, क्वेश्चंस उसमें तोड़ मरोड़ के अजीब करीब किस्म के बनाएंगे। तो हमने उसको मॉडिफाई करना है, उसको तरतीब दे के तो उसको हल करना है, और मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक उनको उसको लाते जाना है, और जब आ जाएगा उसको सिंप्लीफाई करके उसमें वो फार्मूलाज पुट कर देने हैं। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में फ़र्क क्या है कि यहाँ तक तो सेम होता है डेफिनाइट में भी, बस डेफिनाइट में क्या होता है उधर वो लिमिट्स लगा देता है, ठीक है। अगर यही अगर डेफिनाइट में होता ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगना नहीं था, तो ये क्या हो जाना था, इसमें लिमिट्स लग जानी थी। मसलन अगर इधर बात करते हैं, इस फंक्शन लिहाज से देखते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 2/3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। और x की पावर 3/2, ये हमारे पास से कह लो लोअर लिमिट कह लो 0, अपर लिमिट कह लो हमारे पास 2 कह लें, ठीक है, नहीं 1 निकाल लो आसानी के लिए। अच्छा, तो वो क्या करेगा 2/3, ये आ जाएगा अपर लिमिट क्या है 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस 0, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, बस यहाँ तक सेम है, बाकी उसमें क्या है आपने वो उसकी जो लिमिट्स हैं वो पुट इन कर देनी है, ठीक है। तो यही फार्मूले इसमें आगे इस्तेमाल होने हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, आपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आपने ढूंढनी है और उसके आपने इस्तेमाल करते इसको हल करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो नेक्स्ट मैंने बताया था। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस रूल्स को फार्मूलाज को जहन में रखना है, और ये रूल्स आपने और इन चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए उसको सॉल्व करना है। आपके पास सवाल होगा, सीधा सवाल नहीं देगा, वो थोड़ा सा उसको उल्टा सीधा करके देगा, आपने उसको फार्मूले के मुताबिक ढालना है और उसमें अपने वैल्यूज़ पुट करते जाना। तो चलिए अब वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
तो अभी तक हमने सारे फार्मूलाज वगैरह को देखा है और कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी किए थे। अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में तो यूज़ भी इस तरह करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें असल में होता ये है कि आप एक चीज़ को रिप्लेस कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेशन में, क्योंकि कभी कभी हमें फंक्शंस बड़े अजीबोगरीब किस्म के मिल जाते हैं और उनको फिर ना सिंपल करने के लिए, सादा बनाने के लिए, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो मेथड वो है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और वो इसलिए किया जाता है ताकि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, यानी सिंपल होगा, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्या नाम है इंटीग्रल है, वो ये है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह करके हमारे पास गिवन है, ठीक है। कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा डेरिवेटिव साथ, ये हमारे पास एक कोई भी इंटीग्रल गिवन है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसके ऊपर लगाएंगे। वो कैसे करेंगे कि अब इसमें हमने वेरिएबल देखना गौर से। ये है वेरिएबल x के लिहाज से, ये सारा जो इंटीग्रल है ये किसके लिहाज से है, x के लिहाज से है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसको हम ना किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो कह देंगे कि अंदर जो हमारे पास जो ये मेन चीज़ होगी ना, मसलन ये जो चीज़ है फंक्शन ऑफ x, इस चीज़ को क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे। वो कैसे, कोई हम लेट सपोज कर लेंगे दूसरे वेरिएबल के लिहाज से हम इसको लेट करेंगे। तो मैं इसकी जगह पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ जी। x को हमने एक दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देना है, वो कैसे होगा z के। अब फिर इस तरह करना है कि इस फंक्शन का जो हमने लेट किया है इसका हमें डेरिवेटिव भी लेना है, क्योंकि ये वैल्यू जो प्लग इन होगी इसमें। अब इस dx के लिए इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद इसका आ जाएगा ये अब इसमें हमने लिया x का डेरिवेटिव लिया तो dx आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास g डैश ऑफ z फर्दर किसका, ये जो अंदर जो फंक्शन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वेरिएबल है उसका dz आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है, यानी वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और dx की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इसमें प्लग इन करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन जो हमारे पास इंटीग्रल था वो ये आ गया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो f वह फंक्शन वैसे का वैसे ही रहा है, आगे x की जगह हमने g ऑफ z पुट कर दिया है और dx की जगह हमने ये वैल्यू प्लग इन कर दिया, ठीक है, घबराना नहीं है। ये x वाली वैल्यू है और ये सारी वैल्यू किसकी है, dx वाली वैल्यू, ये ऊपर, ठीक है। इसको 1 कह दे, इसको 2 कह दे, ये यानी इससे ये वैल्यू आई है। तो सेम मेथड ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है। अब इसको हम ना कुछ एग्जांपल की मदद से करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास एक गिवन है, अब आप इसमें गौर करें, ये हमारे पास फंक्शन इतना उन्होंने पेचीदा करके दे दिया कि इसको आप गौर तो वैसे बहुत सिंपल हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। मसलन हमारे पास ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, एक तो वेरिएबल इसमें आ गया एक्सपोनेंशियल में उसने पावर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स डाल दिया, ठीक है। तो ये देख के बंदा घबरा जाता है, यार ये क्या कर दिया इन्होंने। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं इसको आसान बना लेते हैं, इसको सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने चेंज कर देना। मसलन ये हमारे पास है e की पावर tan इनवर्स ऑफ x, इसको मैंने लेट कर लिया सपोज किसके z के। अब ये हमने अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से करना है, हर सवाल के लिए मुख्तलिफ होगा, हर क्वेश्चन के लिए टेक्निक मुख्तलिफ हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको समझते हो और आपने बड़े ही ध्यान से फाइंड करना है। इस तरह जो चीज़ आप उसमें पुट कर रहे हो ना उसका डेरिवेटिव उसके साथ बन जाना चाहिए खुद ब खुद। ये हम देखते हैं अभी। मसलन मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको ज़रा गौर से देखना। अब ये फंक्शन ऐसे, ये हमारे पास इंटीग्रल ऐसे है, ठीक है, यानी e की पावर tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले ये देखें, इसको e की पावर tan इनवर्स ऑफ x को अलग कर दिया है और इसके साथ लिख दिया है 1 ओवर, इधर है ना ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस चीज़ को अलग लिख दिया, ठीक है।
अब इससे हमारे ज़हन में क्या बात आती है कि अगर मैं अभी इस चीज़ को इसको इस तरह भूल जाएं, अब इसको देखें हम कि पहले क्या किया, हमारे पास इंटीग्रल था, उसको मैंने तरतीब दे के ये तरतीब बना ली है। अब क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे ये जो हमारे पास e की पावर tan इनवर्स ऑफ x है, जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हमारे पास ये वैल्यू नहीं आती, यही वैल्यू आ जाती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसी तरह क्या किया है, इसमें हम पुट इन कर देंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले कि z बराबर है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x के, और z का डेरिवेटिव लिया है, डिफरेंशियल लिया है हमने, तो dz आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसमें प्लग इन कर देंगे। tan इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है, z के, इधर z आ गया, और ये सारी वैल्यू किसके बराबर थी, dz के, तो ये dz आ गई। इस तरह आपने हर क्वेश्चन के लिहाज से आपने देखना है कि जो हम चीज़ लेट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी साथ आ जाए, उसका डेरिवेटिव भी साथ आ जाए, ताकि जो सारा जो हमारे पास इंटीग्रल है वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाए, एक ही दूसरे किस्म के वेरिएबल में। ये सारा किस में था, x में था, सारा किस में हो गया, z में हो गया। अब देखें ये कितनी कम्प्लेक्स फॉर्म थी, ये कितनी इजी फॉर्म हो गया। अब देखिए आप इंटीग्रल ऑफ e की पावर z इंटू डी जी, क्या ये फार्मूला इसके साथ मुमासलत नहीं रखता, इसके साथ मिलता नहीं है क्या? तो e की पावर x इंटू डी एक्स, उधर क्या है e की पावर z इंटू जी डी जी, उसका डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, तो इधर भी क्या आ जाएगा इंटीग्रल e की पावर z। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने वही वैल्यू जो इसमें सब्स्टिट्यूट की होती है वही इसको दोबारा इसकी वैल्यू प्लग इन कर दी। मतलब हमने z लिया था tan इनवर्स ऑफ x, तो इधर z की जगह हमने पुट कर दिया tan इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स ऑफ x। इसको अगर हम दूसरे मेथड से भी देखते, इसको अगर हम दूसरे मेथड से भी देखते, मतलब फ़र्ज़ करें हम इंटीग्रेशन ना भी करते तो वो उससे क्या होता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और प्रॉब्लम इसके रिलेटेड देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन किस तरह, ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन को देखें, जो आपके पास इंटीग्रल है उसको देखें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तरतीब आगे पीछे करके दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दें। तो आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो वैल्यू पुट इन कर रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं, वो जो होल जो इंटीग्रल है ना उसका वेरिएबल एक ही होना चाहिए, चेंज हो जो करेंगे ना वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें ज़रा गौर करें, आप मेन चीज़ देखें, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए, इसकी पावर 1/2 है, ये हमारे पास उन्होंने कम्प्लेक्स सा करके बना दिया। इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, वैसे तो देखा जाए बड़ा आसान है, ये दूसरे मेथड से भी हो सकता है, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आपको बताऊँगा। अब वो क्या है, लेट इसमें हम कर लेंगे क्या कि हम इसमें जो साइन है ना उसको हम z हम कर लेंगे, और साइन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो हमने साइन की जगह क्या पुट किया, z, और साइन का इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ जाएगा cos x dx, किसके सारा बराबर आ जाएगा, dz के। तो यानी ये वाली सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dz के, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे z, ठीक है। तो इसमें ये सारी वैल्यू प्लग इन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें बिल्कुल ये वाला जो फर्स्ट हमने रूल्स पढ़े थे वही इस्तेमाल होंगे, ये वाला पावर रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल है इसका, इसके लिहाज से ही z के लिहाज से इधर जो होगा वो डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखे या ना लिखे बराबर है। तो पावर रूल लगाएंगे, एक 1 ऊपर ऐड किया, वही नंबर के नीचे 1 ऐड करके डिवाइड कर देना। अच्छा, सारा कुछ कर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या नाम है, ये कैसे आया, अब ये इसकी ना z की पावर, ये मैं इधर आफा कर देता हूँ, ये लिखा है z की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लें, z की पावर 3 सारे की पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 होता है स्क्वायर रूट, तो ये z3, ये ऐसे आया असल में। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, सिंपली जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी वो दोबारा उसमें उसकी रियल वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को प्लग इन करना है, तो ये आपके पास फाइनल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और फिर से बताता चलूँ, ये क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना लाजमी है, ठीक है।
और इसी को डेफिनेट इंटीग्रल में ले जाते तो यहाँ तक सेम होना था, यहाँ तक सेम होना था, बस उसने लिमिट्स दे देनी थी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी सारा सेम होता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिर से ज़रा रिपीट करता चलूँ कि हमारे पास कोई फंक्शन जो इंटीग्रल दिया गया होगा वो ज़रा कम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होता है, उसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमने देखना होता है सबसे पहले हमने मेन चीज़ फंक्शन, हमने जो मेन फंक्शन होता है ना उसको लेट करना होता है। वो लेट इस तरह करना होता है कि उसका जब डेरिवेटिव दें तो वो भी उसी के अंदर निकल आए। इस तरह हमने ये फंक्शन के अंदर फाइंड करके हमने इस तरह वैल्यूज़ प्लग इन करनी होती हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखें वो फार्मूलाज इन्हीं रूल्स के ऊपर लाए कर रहा है। ठीक है, तो एंड में जाके वही बात मैंने जो पहले आपको बताई थी कि जो रूल्स इधर पढ़ेंगे यही उधर अप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। हर सवाल के लिए सब्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं वो मैं लिख देता हूँ, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के 2-3 या ज़्यादा नहीं है, तो वो भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। तो वो मैं भी लिख देता हूँ इसमें सब। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आ जाती हैं। वो आप यूज़ कर सकते हैं कि जब इस तरह का कोई केस हो जाए, नंबर 1 कि आपके पास इंटीग्रल में इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए a² + x², तब हम सब्स्टिट्यूशन क्या पुट कर सकते हैं, तब हम पुट करेंगे x = a ऑफ a × tan थीटा। ठीक है, थीटा जी टी कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल। दूसरी कि जब हमारे पास वैल्यू आ जाए a² - x², तब हम जो सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे वो होगी x = a sin थीटा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लास्ट हमारी जो आती है, अगर इस तरह की फॉर्म की हो कोई क्वेश्चन के अंदर चीज़ आ जाए x² - a², तब हम क्या पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन x = a secant थीटा। ठीक है, ये कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन थी, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा लास्ट रह गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो भी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने अभी तक पढ़ लिए हैं इंटीग्रेशन क्या होती है, उसको समझा भी है, उसकी हमने टेक्निक्स और फार्मूलाज भी पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी की है। अब हमारी इस लेक्चर की लास्ट चीज़ है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस तरह हमारे पास डेरिवेटिव में गिवन होता है कि आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है, यानी एक से ज़्यादा आपके पास इंटीग्रल गिवन हो तो क्या करते हैं आप, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपके पास रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन में हमारे पास एक रूल होता है जिसमें हमारे पास कोई भी 2 फंक्शन आ जाते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो उनकी हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक मेथड, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसमें ना एक रूल आपने ज़हन में रखना है, इंटीग्रेशन में आपने एक रूल ज़हन में रखना है। फर्स्ट करें लेट्स सपोज हमारे पास कोई से भी 2 फंक्शन है u और v। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ अपने साथ साथ रिपीट करना है, इसको ज़रा समझना है। u v को गोली मारें, u v को छोड़ें, कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी। आपने मेन चीज़ जो ज़हन में रखनी है, मसलन पहला फंक्शन क्या है और दूसरा फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है और दूसरा फंक्शन, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये होता है पहले वाला एज इट इज़, पहले को कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा। दूसरे का इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू होल इंटीग्रल, यानी ये dx इस इंटीग्रल का होगा। फिर से मैं दोहरा दूँ, फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और वो dx जो है वो असल में इस वाले इंटीग्रल का। ठीक है, ये डेरिवेटिव देखें फर्स्ट का लिखा हुआ है ये, और सेकंड का इंटीग्रल लिखा हुआ है, और ये जो dx है ये असल में इस इंटीग्रल का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने ज़रा मद्देनज़र रखनी है,
कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। इसी में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके लिए एक आसान मैंने तरीका ढूंढा है, वो है आइलेट रूल। वो है आइलेट रूल, यानी आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric और E for exponential। यानी इस तरतीब से आपने देखना, ठीक है, कि आपके पास जो फंक्शंस गिवन होंगे ना, तो सबसे पहले किस तरतीब में चलेंगे। अगर सबसे पहले कोई इन्वर्स वाला होगा तो वही फर्स्ट फंक्शन गिना जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद फिर लॉग, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। मसलन हमारे पास कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक इंटीग्रल गिवन है, आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, अब इनकी हम इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स की मदद से। तो उसके लिए हमारे पास हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो है, अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक इसमें अलजेब्रिक है। अब इसमें हमें तरतीब देखनी है कि पहले कौन सा आ रहा है। पहले हमारे पास आ रहा है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो असल में जो बेशक उस क्वेश्चन में ऐसे ही दिया गया, उन्होंने उलझाने के लिए ही दिया होता है, तो आपने इसको चुप करके फर्स्ट फंक्शन बना लेना। यानी नेक्स्ट टाइम में हमारे पास पहला काम क्या होगा, इसकी तरतीब को सीधा करना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ करनी है। उसके बाद ये इसी तरह आपने सारी तरतीब को सीधा करना है, ठीक है। बस देखना है कि पहले कौन से वाला आ रहा है, चुप करके उसको पहला बना लेना फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन होगा। बाद में बाय पार्ट्स लगा देना, बाय पार्ट्स सेम वही है। फर्स्ट का एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये डी एक्स है असल में इस वाले इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। तो इसमें वही वैल्यूज प्लग इन किया है। इसमें फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स, तो एक्स एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी साइन का हमने इंटीग्रल लेना माइनस फार्मूले का, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स है और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि साइन है, होल इंटीग्रल। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एक्स एज इट इज़ ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, सारा कुछ देखें इन दी एंड दो घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा हमें। तो वो आएगा हमारे पास इधर माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का एज इट इज़। डेरिवेटिव एक्स का एक्स के लिहाज से क्या होता है 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन हमने अभी देखी है, वो होती है माइनस कॉज एक्स। तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू प्लग इन की है, ठीक है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स। अब ये इंटीग्रल इसका क्या होता है, कॉज का साइन एक्स, तो इसको हम इसमें प्लग इन कर दिया तो ये हमारे पास फाइनल सा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान मेथड। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसमें है इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू ln x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो इस सूरत में क्या होगा, सबसे पहला आइलेट रूल लगाना है और आइलेट रूल के मुताबिक हमने देखना है। अब इसमें हमारे पास अलजेब्रिक पहले है और लॉगरिथमिक बाद में है, लेकिन इसके मुताबिक देखें तो लॉगरिथमिक पहले आ रही है, अलजेब्रिक बाद में आ रही है। तो चुप करके पहले इसकी तरतीब चेंज करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और ये जो dx है ये इस होल इंटीग्रल का है। डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये वाला रूल इस पे लगेगा, पावर रूल लगेगा, पावर प्लस हो जाएगी 1 यानी उसमें 1 प्लस होगा, नीचे भी वो नंबर डिवाइड होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है 1/x डॉट इसका इंटीग्रल लिया है x पावर 4 का, वो ये आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इससे काट जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो ये इधर यही किया है, ठीक है। अब इसके बाद x की पावर 4 वही पावर वाला आपने तरीका लगाया, पावर रूल लगाना है और ये आ गया इधर, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़। अब ये वाला 5 है और ये वाला 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मेन आंसर जो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज के लेक्चर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, इंटीग्रेशन क्या होती है उसको हमने समझा है, उसके बाद हमने उसके बेसिक रूल्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है, फार्मूलाज को समझा है,
ठीक है। और उसमें हमारे पास अलजेब्रिक पावर रूल और उसके मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किए हैं। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इंटीग्रेशन करनी सीखी है और लास्ट में हमने देखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करना है। बेसिक चीज़ें यही हैं कि आपको फार्मूलेज सारे आने चाहिए। फार्मूलाज आपको ऑलमोस्ट ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी आपको आनी चाहिए। फार्मूलाज ये अपने टिप्स पर होंगे, डेरिवेटिव के फार्मूलाज। प्रैक्टिस करें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस रूल्स को फॉलो करते जाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।